पिछले 4 साल में धवलपुर गांव की जमीन ने पानी को छूना भी छोड़ दिया था। खेत दरक चुके थे, कुएं खाली हो गए थे और गांव वालों की आंखों में बस धूप उतर आई थी। गर्मी से बेहाल हरिराम अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, अब तो लगता है कि सांसें भी गर्म हवा बनकर निकल रही हैं। कब तक सहेंगे ये सब? जब तक ऊपर वाले को रहम ना आ जाए या कोई चमत्कार ना हो जाए। गांव की बिजली सरकार ने पहले ही काट दी थी। किसानों के पास बिल भरने का कोई साधन ही कहाँ था। सरकार से आस टूट चुकी थी और तब आया गांव का मुखिया रघुवंशी। अब सरकार से कोई उम्मीद मत रखो, हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। मुझे अपनी जमा पूंजी दो, मैं हर घर में सोलर पैनल और कूलर लगवाऊंगा। तुम सबको ठंडी हवा दिलाकर रहूंगा। गांव वालों को उम्मीद की एक नई किरण दिखी, लेकिन सरिता दीदी लोगों से मना करने लगी। सोचो, अपने पास जो थोड़ी बहुत पूंजी है उसे बिना किसी ठोस योजना के मत दो, मत फंसो इस जाल में। यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस गर्मी में लोग मर जाएंगे। लोगों ने पैसे दे दिए। रघुवंशी ने झूठा वादा किया था। सोलर सिस्टम आए, कूलर लगे, पर बिजली किसी के घर ना आई। रघुवंशी ने अपने महल जैसे घर में 5 एसी और 10 कूलर लगवा दिए थे। गांव वालों को गेट से भगा दिया गया। हम सबको ठग लिया इस आदमी ने। मेरी मेहनत की आखिरी कमाई भी चली गई। अब क्या करोगे? हरिराम की आंखों में नींद नहीं थी, बस पसीना था। दोपहर में जब सूरज आसमान को भी झुलसा चुका था, वो एक पुराना हाथ का पंखा लेकर सूखे तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। काश बस एक झोंका हवा का मिल जाए, एक झोंका मिल जाता तो। उसी वक्त वहाँ एक साधु आ पहुँचा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर रहस्य था। बेटा, ये पंखा मुझे दे दो, गर्मी बहुत सता रही है। लीजिए बाबा, पर ये बहुत पुराना है, ज्यादा हवा नहीं देता। तेरा मन साफ है, तूने मुझे शुद्ध नियत से ये दिया है। अब मेरी बारी है। आप इस फल को खाकर सो जाना, जो सपने में दिखे अगले सुबह वही जाना। तुम्हारा समाधान वहीं छिपा है। इतना कहकर साधु चला गया। कोई कुछ नहीं समझ पाया। हरिराम फल लेकर घर लौट आया। कहीं कोई पागल साधु तो नहीं था? सपनों में भला समाधान ढूंढते हैं लोग। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ, शायद यही आखिरी उम्मीद है। रात को हरिराम ने फल खा लिया और जैसे ही उसकी आंख लगी, एक अद्भुत सपना शुरू हुआ। ये कहाँ आ गया मैं? सामने कई विशाल पेड़ थे। हर पेड़ पर कूलर लटक रहे थे, हजारों की संख्या में, और हवा इतनी ठंडी जैसे पहाड़ की गोद में बैठा हो। ये तो सच में जादुई पेड़ है। हरिराम की आंखें खुल गई। वो पसीने में डूबा हुआ था। हरिराम अपनी पत्नी सीमा को अपने सपने के बारे में बताता है। सीमा, मुझे सपना नहीं, जैसे कोई सच दिखा है। मैंने उन पेड़ों को देखा, हर पेड़ पर कूलर लटके हुए थे। ठंडी हवा, जैसे स्वर्ग उतर आया हो। अरे, गर्मी के मौसम में तो पूरा गांव कूलर कूलर चिल्ला रहा है और तुम भी सपने में वही देखने लगे। इस बेवकूफी को सच मान लोगे? मैं मान चुका हूँ सीमा, और मैं उस पेड़ को ढूंढ कर रहूंगा। हरिराम जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों की थकावट, प्यास और धूप के बीच जब शरीर जवाब देने लगा, तभी एक झाड़ी के पीछे उसे वही पेड़ दिखाई दिए और सचमुच हर डाली पर कूलर लटक रहे थे। हे भगवान, ये तो वही है। हरिराम दौड़कर एक कूलर तोड़ता है और उसे लेकर भागता है। सीमा, देखो, मैं उस पेड़ से ये कूलर लेकर आया हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो बहुत ही अजीब बात है, पर सोचो, ये कूलर बिजली से चलता है और हमारे पास बिजली कहाँ है? उसी पल कूलर खुद चालू हो गया और जो हवा निकली वो इतनी ठंडी थी कि एसी भी शर्मा जाए। हे राम, ये तो कोई चमत्कार है। हरिराम की जंगल की कहानी आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वाले हरिराम के साथ उस जंगल के पास पहुँचे, जहाँ के हर पेड़ पर कूलर लटक रहे थे।
और सब ने अपने लिए कूलर तोड़ लिए। अगले दिन गांव की गलियों में अब गर्मी नहीं, शीतलता बहने लगी। पहली बार लोगों ने चैन की सांस ली। शाम के समय गांव वाले एकत्रित होकर हरिराम से कहते हैं, ठंडी हवा तो मिल गई, पर भूख का क्या? खेत तो सूखे हैं, खाने को कुछ नहीं। हमें कुछ सोचना होगा। ठंडी हवा से पेट तो नहीं भरता ना? हरिराम फिर उसी सूखे तालाब के किनारे बैठ गया। वो आसमान देख रहा था और तभी वो साधु फिर आ पहुंचा। अब बोल बेटा, मैंने तुझ पर कृपा की कि नहीं? महाराज, आपने हवा दे दी, लेकिन खाना नहीं। हमारे पास खेती नहीं, राशन नहीं, हम जिएंगे कैसे? जिस पेड़ से कूलर निकले वो सारे पेड़ अब तुम्हारे हैं। इन कूलर को बेचो, मगर सिर्फ उन अमीर लोगों को जो इनकी कद्र करें, और जो पैसे मिले वो गांव की भलाई में लगाओ। इतना कहकर साधु फिर रहस्यमयी तरीके से चला गया। जैसे आया था वैसे ही। भाइयों और बहनों, अब हम इन कूलरों को सिर्फ दूसरे गांवों के धनवान लोगों को बेचेंगे। जो पैसा आएगा उससे हम अपना खेत वापस जिंदा करेंगे। गांव वाले तैयार हो गए। शहरों और अमीर गांवों में बेचे गए। धीरे धीरे गांव में धन आने लगा। सूखे खेतों में नमी लौटी और ठंडी हवा के साथ पेट की भूख भी मिटने लगी। इधर गांव के बदलते हालात अब रघुवंशी तक भी पहुंच चुके थे। ठंडी हवा और खुशहाल चेहरे रघुवंशी को बेचैन कर रहे थे। भीमा, देख रहे हो, ये गांव तो पूरी तरह बदल गया। हर घर में कूलर है और ना जाने कहां से आए हैं ये कूलर, जो बिना बिजली के चलते हैं। अब तो उनके पास पैसे भी आने लगे हैं। ऐसा ही रहा तो इनके खेत भी हरे भरे हो जाएंगे और मेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। मालिक, मुझे पता चला है कि ये सब हरिराम के कारण हो रहा है। एक जंगल में कई पेड़ मिले हैं जिन पर कूलर उगते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? गांव वाले नहीं जानते कि मैं आपका आदमी हूँ। मैं भी हरिराम के साथ उस जंगल में गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, कई विशाल वृक्ष, हर पेड़ से ठंडी हवा वाले कूलर नीचे गिर रहे थे। तो फिर ठीक है, जब अगली बार गांव वाले उन पेड़ों से कूलर तोड़ने जाएंगे तब हम भी चलेंगे और उन पेड़ों को आग लगा देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हरिराम गांव वालों के साथ पेड़ों के पास पहुंचा ही था कि पीछे से रघुवंशी और भीमा भी आ पहुंचे। भीमा को उनके साथ देख गांव वाले चौंक गए। भीमा, तू तो हमारे साथ था। तू तो भाई बना फिरता था। ये तो आस्तीन का सांप निकला। और अब मैं मुखिया जी के साथ मिलकर इन सारे पेड़ों को आग लगाऊंगा। भीमा और रघुवंशी पेट्रोल और डीजल से उन पेड़ों को जलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। अचानक एक तेज हवा चली और साधु वहाँ प्रकट हो गए। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं, सिर्फ क्रोध था। तुम दोनों ने हद कर दी है, अब तुम जलकर राख हो जाओगे। भीमा और रघुवंशी के शरीर से आग उठने लगी। वो चीखने लगे, महाराज कृपा कीजिए, चाहे जैसे भी हो, ये हमारे गांव के लोग हैं, इन्हें बचा लीजिए। साधु का क्रोध शांत हो गया। आग बुझ गई। रघुवंशी और भीमा कांप रहे थे। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मैंने तुम्हारे और सारे गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। एक इंसान ही दूसरे इंसान की चिंता करता है, यही इंसानियत है। मैंने सिर्फ हरिराम की सच्चाई और नियत देखकर इस गांव की मदद की। मैं बहुत समय से देख रहा था कि ये गांव कितनी तकलीफों में था, लेकिन रघुवंशी, तूने सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा किया। अपनी हवेली में एसी लगवा लिए और बाकी सबको सूखे में झोंक दिया। हमें माफ कर दीजिए महाराज। एक शर्त पर माफी मिलेगी। अब से इस गांव का मुखिया रघुवंशी नहीं, हरिराम होगा। ठीक है, अब हरिराम ही हमारे गांव का नया मुखिया होगा। हर घर में ठंडी हवा, खेतों में हरियाली और लोगों के दिल में उम्मीद थी। हरिराम अब सिर्फ हर घर की राहत नहीं, पूरे गांव की आवाज बन चुका था
और धवलपुर अब सचमुच हरितपुर बन चुका था, जहाँ पेड़ कूलर देते थे और लोग इंसानियत। दर्पणपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे। गांव के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे। इसी गांव में एक महेश नाम का युवक रहता था। महेश अपनी पत्नी के साथ आम के बागान में फल जमा कर रहा था। अरे शिवानी, आम की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस साल बागान में फलों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है और साथ ही साथ खेतों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ, इस साल धन पर्याप्त होगा हमारे पास। और यदि कहीं दिक्कत आई तो आप घर बनाने का जो काम करते हैं उससे ठीक हो जाएगी। हाँ, सही कहती हो। अच्छा, चलो अब मैं इन्हें बाजार में बेच आता हूँ। अब शाम को घर पर भेंट होगी। जी, मैं भी तब तक घर के सारे काम निपटा देती हूँ। महेश फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। महेश जैसे ही अपनी दुकान में आकर बैठता है, वहाँ प्रधान और कुछ लोग उससे फल खरीदने आते हैं। अरे भाई महेश, लगता है कि इस बार बागान में फल बहुत बढ़िया हुए हैं, क्यों? हाँ प्रधान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और शिवानी आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। फलों की बात बहुत कर ली महेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है प्रधान जी? दरअसल बात यह है कि गांव की मिट्टी के घर काफी पुराने हो चुके हैं और हम सोच रहे थे कि अब से हमें पक्के मकान बना लेने चाहिए जो ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं भी कुछ दिनों से अपने मकान को पक्का मकान बनाने की सोच रहा था, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि गांव का हर व्यक्ति इतने पैसे कहां से लाएगा। हाँ, और इसी वजह से मैंने ठेकेदार से बात करने की सोची है। आज दुकान बंद करने के बाद तुम मेरे साथ ठेकेदार के यहाँ चलना। जैसा आप कहें प्रधान जी। प्रधान अपनी बात कह के वहाँ से चला जाता है और महेश प्रधान के साथ ठेकेदार के घर पर आ गया था। क्या बात है प्रधान और महेश, कैसे आना हुआ आज? वो एक जरूरी काम था ठेकेदार, तो तुमसे पूछने आ गए। और महेश को भी मैं इसी वजह से अपने साथ लेकर आया हूँ। तो बताओ क्या काम है? जी ठेकेदार जी, मैं बताता हूँ। हम सोच रहे थे कि लोगों के मिट्टी के घर पुराने हो गए हैं, तो अब हम सब घरों को नए सिरे से पक्के घरों में बदल दें। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन गांव में एक घर तो है नहीं, कई घर हैं, तो इतने पैसे कहाँ से लाओगे? इसी कारण तो आपके पास आए थे। हाँ, आप अभी हमारी मदद कर देते तो सारे गांव वाले आपको धीरे धीरे पैसे लौटा देते। मजाक है क्या? मैं ऐसी कोई मदद नहीं करने वाला। पैसे लेकर आओ, फिर बात करेंगे इसके आगे। मुझे बाहर से लोग भी बुलाने होंगे और घर बनाने की चीजों के मोल भी चुकाने होंगे। ठेकेदार जी, लोग तो हमें गांव में ही मिल जाएंगे और कुछ पैसे जोड़ घटाकर दे भी देंगे। आप कृपया एक बार और सोच लीजिए और मदद कर दीजिए हमारी। बस भी करो, तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से इतनी बात बढ़ रही है। मैं नहीं करता। पैसे लाओगे तब काम होगा, वरना नहीं। अब जाओ। एक बार सोच तो लीजिए ठेकेदार जी, कोई तो मार्ग होगा। लोग त्रस्त हो जाएंगे आने वाली बारिश से, हमें उनकी कुछ तो मदद करनी होगी ना। हाँ, सही कह रहे हो कि लोग त्रस्त हो जाएंगे, और अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत है तो सबसे कहो कि अपने पास से मुझे एक एक बीघा जमीन मुझे दे दे। क्या कहते हो? महेश, चलो चलते हैं। मुझे अंदेशा था कि ऐसा ही जवाब मिलेगा, पर मैंने फिर भी कोशिश करने की सोची और तुम्हें भी ये सब देखना पड़ गया। पर प्रधान जी। प्रधान महेश को इशारा करता है और महेश अपने शब्दों को पीस कर पी जाता है। ठेकेदार की बात सुनकर महेश निराश होकर अपने घर लौट आता है। शिवानी उसके चेहरे पर ये निराशा देखकर उससे पूछती है, अरे जी, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं शिवानी, बस ये ठेकेदार की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? ठेकेदार से गांव वालों की मदद करने के लिए कहा तो उन्होंने खरी खोटी सुनाकर लौटा दिया। अब तो बरसात का महीना भी आ रहा है और लोगों के घर पुराने हो चुके हैं। पता नहीं अब क्या होगा। आपका मन बहुत ही कोमल है।
आप सब गांव वालों के लिए इतना सोच रहे हैं। भगवान करे कि आपको इस परिस्थिति को पार करने की शक्ति मिले। काश मैं कुछ कर पाता अपने गांव के लिए। अब सो भी जाइए, मार्ग के बारे में कल सोचिएगा। ठीक है शिवानी, अब और कर भी क्या सकते हैं। महेश सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में महेश एक आम के पेड़ के पास आम उठाता है और उस आम को खोलकर देखता है कि उसमें एक कांच का बीज है। कांच का बीज वो जमीन में गाड़ देता है और वहाँ पर एक पेड़ उगाता है जिसमें कांच लटके थे, मानो उस पेड़ पर कांच फलों की तरह उगाए हो। सुबह हो गई और महेश उठते ही शिवानी को जगाने लगा। शिवानी उठो, शिवानी। क्या बात है जी, ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है सुबह सुबह? अरे कोई आपदा नहीं, मुझे बस एक सपना आया था और उस सपने में मैंने देखा कि आम की गुठलियों की जगह एक कांच का बीज है और उससे ऐसे पेड़ तैयार हो रहे हैं जिसमें कांच लटके हैं। पर ये तो बस एक सपना है जी, आप भी ना। डूबते को तिनके का सहारा जानो। कल ही हमने कोई मार्ग मांगा था, शायद ये वही हो। मैं समझती हूँ कि आप गांव वालों की मदद करना चाहते हैं, पर इस तरह से सपने को सच मान लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम कुछ भी कहो, पर बस चलो मेरी संतुष्टि के लिए एक बार देख आते हैं। अच्छा जी, ठीक है। आओ चलते हैं। महेश और शिवानी अपने बागान की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उन्हें पेड़ पर एक चमकता हुआ कांच का आम देखा। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये सपना जरूर सच होगा। हाँ जी, आप एक काम करिए, आप इस आम को तुरंत तोड़ दीजिए। महेश तुरंत एक पत्थर मारता है और वो कांच का आम नीचे गिर पड़ता है। उस आम को जैसे ही महेश खोलने की कोशिश करता है, वो आम खुल जाता है और उसमें से एक कांच का बीज बाहर निकलता है। देखो शिवानी, हम इसे बो देते हैं। कांच निकलेंगे तो हम उससे लोगों के घर बना देंगे और सारी दिक्कतें खत्म। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे कल देखने आ जाएंगे और साथ में सरपंच जी को भी ले आएंगे। दोनों आम के बीज को बो देते हैं और उस पर पानी डालकर चले जाते हैं। वो पौधा तनिक बढ़ जाता है, पर दोनों अपनी खुशी में आगे चले जाते हैं और कल का इंतजार करते हैं। रात बीत गई और नई सुबह आई। महेश के साथ सरपंच जी भी उस बागान में आकर खड़े थे और कांच के पेड़ को देखकर बहुत चक्का रह गए थे। अरे, तुमने तो कहा था कि बीज कल ही बोया है, ये तो पूरा का पूरा पेड़ है। जी प्रधान जी, अब गांव से कुछ लोगों को जोड़कर हम सबके घर बनाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, सही कहते हो। अब हमें ठेकेदार के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं प्रधान जी, आज से ही शुभारंभ कर दें? हाँ, शुभ काम में देरी कैसी। महेश ने घर बनाना शुरू कर दिया और अब एक हफ्ता बीत चुका था, जिसमें महेश ने अपना और प्रधान का कांच का घर बना दिया था। महेश और प्रधान महेश के नए घर में बैठे थे, तभी वहाँ ठेकेदार आता है। और भाई महेश, क्या हाल चाल है? मेरे हाल चाल तो बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइए ठेकेदार जी। मैं भी ठीक हूँ, बस देखने आया था कि गांव में जो बात चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो पता चल गया? हाँ भाई, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर बना है। वैसे महेश, बोलिए। एक सुझाव लेकर आया था मैं। तुम्हारे पास जो पेड़ है कांच का, वो तुम मुझे बेच दो। बहुत पैसे दूंगा तुम्हें। इतने पैसे तुम्हें गांव के घर बनाने के बाद भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, माफ कीजिएगा ठेकेदार जी, लेकिन मैं इससे गांव वालों के घर बनाऊंगा और मुझे ये नहीं बेचना। क्या तुम ये कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? ठेकेदार जी क्षमा कीजिएगा, पर मैं आपकी तरह इस वरदान को गांव के लिए श्राप बनने नहीं दे सकता। अगर उनके पास ज्यादा पैसे आने के साधन होते या उनके पास पैसा होता तो मैं उस दिन आपसे विनती ही क्यों करता? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो महेश। चलो, कांच का पेड़ बेचना नहीं चाहते तो मेरे साथ मिलकर काम करो
इससे हमें काफी पैसे मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है गांव वालों को अगर सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा तो क्या वो आगे काम करने की चाह रखेंगे? तुम ही समझाओ प्रधान कुछ इसे। चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं चुपचाप इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से हड़बड़ाहट में देखकर काफी चकित हूँ। तुम्हारे तो मानो प्राण ही निकल रहे हैं इस गांव को बढ़ता देखकर, और ये देखकर कि कोई इस गांव की मदद कर रहा है। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं आप। पहले तो आप हमारी मदद करने आए नहीं ठेकेदार जी, और जब हमारे पास दूसरे साधन आ गए हैं तो आप हमारी मदद करने की जगह उल्टा भड़काने आ गए हैं। शे, तुम लोग कभी नहीं समझने वाले। जो समझ में आए वो करो। ये कहकर ठेकेदार वहाँ से गुस्से से चला गया और प्रधान फिर से महेश से कहने लगा, महेश, ध्यान रखना, ये ठेकेदार कुछ भी कर सकता है अपने जलन में आकर। जैसा आप कहें प्रधान जी। अब हम वैसे भी कांच के घर बनाना शुरू करेंगे और हमारा इनसे ताल्लुक कम ही रहेगा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। सारे कांच के घर बन चुके थे और कांच का पेड़ फायदेमंद साबित हुआ, जिस वजह से गांव के लोग आज उसके पास नारियल फोड़कर उसका पूजन करने के लिए खड़े थे। जय हो इस पेड़ की। गांव में बरसात से पहले सबके घर नए तरीके से बन गए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हाँ, इस पेड़ ने हमारी बहुत मदद की है। ये सही कह रहे हो, इस पेड़ की हम पर बहुत ही कृपा है। पर ये भी जानो कि सिर्फ वरदान से ही कुछ नहीं होता। वो वरदान किस व्यक्ति के हाथ में है ये भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए तुम्हारा भी हम पर उपकार है महेश। आखिर तुमने अपना वरदान हम सब में बांटा जो है। तभी वहाँ ठेकेदार 2 गुंडों के साथ आ गया, जिसके पास कुल्हाड़ियाँ थी। क्या कहना चाहते हो प्रधान कि अगर वो वरदान मेरे हाथ लगता तो मैं इसे श्राप बना देता? मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, पर आपने अभी अभी जो खुद का परिचय दिया है वो कुछ गलत नहीं है। ये कुल्हाड़ी लेकर इन 2 लफंगों के साथ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत बोलता है, आप कहे तो उड़ा दो ठेकेदार जी। अरे नहीं नहीं भैया, हम तो बस यहाँ इस पेड़ को काटने आए थे, और अगर कोई बीच में ना आए तो हाथापाई नहीं होगी। जैसा आप कहें ठेकेदार जी। ठेकेदार और गुंडे जोर से उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने लगे और बाकी सब डर कर पीछे हट गए। अचानक चारों तरफ से कांच की दीवारों ने उन्हें कैद कर लिया। बचाओ बचाओ! अरे ये कांच की दीवारों पर हाथ पीट पीट कर क्या कर रहे हैं ठेकेदार जी? पता नहीं भैया, पर आनंद बड़ा आ रहा है। इसी तरह कांच के पेड़ ने फिर से एक बार गांव को बचा लिया और सब ठहाके लगाकर खुशी खुशी अपने कांच के घरों में रहने लगे।